हेलो। इंटरप्ट हो गया था, एक टॉपिक पूरा नहीं हो पाया था। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हम बात कर रहे थे, बीच में किन्हीं कारण से इंटरप्ट हो गया। तो अब इसको हम कंटिन्यू करते हैं। पहला तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे अगर हम कहीं पे टाइजेंट डालेंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। दूसरा ये बोलता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी कट नहीं करती। क्यों कट नहीं करेंगी? मतलब जैसे मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से गया, ये प्लस क्यू चार्ज है, और आप सोचें कि एक दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाए ऐसे और इसे कट कर दे। नो नो नो, नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं करेगा? कि एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ होंगे, इसलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करेंगे। क्योंकि दो करेंगे तो एक पॉइंट से दो डायरेक्शन हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और भी कई प्रॉपर्टी हैं कि ये कंटिन्यूअस होती हैं, ये कंटिन्यूअस होती हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है कि ये प्लस से माइनस की ओर जा रही हैं। इस तरह से और बहुत सी होती हैं जिनको आप बुक में पढ़ेंगे। कई चीज़ें हैं जिनको हम लोग जब पढ़ते हैं बुक में, और उस समय हमें बहुत क्लियर होता है। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का यहीं तक करेंगे, और इसके बाद आपको एक चीज़ और एक्सप्लेन करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल का। इलेक्ट्रिक डाइपोल का कंसेप्ट आपको मैं पहले एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, क्योंकि अब टाइम आ गया इलेक्ट्रिक डाइपोल का। इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या चीज़, इसको पहले आप समझने की कोशिश करिए। जैसे मान लो एक प्लस क्यू चार्ज है, और उसी के साथ बहुत नज़दीक में एक माइनस क्यू चार्ज है। मीन्स व्हेन टू चार्जेज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड केप्ट एट वेरी क्लोज, देन सच सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे प्लस क्यू है, उतना ही चार्ज माइनस क्यू है, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन प्लस माइनस है। उनके बीच का जो डिस्टेंस है, सी ये डिस्टेंस बहुत कम होगा, जिसको हम लोग यहाँ पे 2a से डिनोट किया है। इसको बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ 2a, यानी सेंटर से इधर है और सेंटर से इधर है, तो ये 2a हो गया। और इफेक्टिव लेंथ इसको बोलते हैं। इफेक्टिव लेंथ कैसी होगी? वेक्टर की स्केलर। आप लोग सोचिए, ये वेक्टर होगी। क्यों? क्योंकि ये शार्टेस्ट डिस्टेंस है। शार्टेस्ट डिस्टेंस यानी एक चार्ज से दूसरे चार्ज की शार्टेस्ट डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर, ये डिस्टेंस नहीं है। तो इस तरह से फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम में अब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट देखते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिनोटेड बाई P, दिस इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज। आप दो चार्ज हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज इनटू इफेक्टिव लेंथ, इनटू इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ क्या होता है? इफेक्टिव लेंथ यानी जो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है। तो P इक्वल टू 2 QA, और इसकी यूनिट बिल्कुल क्लियर है कि कूलाम इंटू मीटर। Q का कूलाम, A का मीटर। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, क्लियर कर दीजिए। और ये लगेगा एलोंग एक इफेक्टिव लेंथ। अब जैसे मैं इस डायग्राम से आपको क्लियर कर रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि प्लस चार्ज से माइनस चार्ज है ये, तो इसमें किधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, किधर डाइपोल मोमेंट लगेगा। ध्यान दो, प्लस चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये माइनस चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड टोटली प्लस से माइनस की ओर लग रहा है। क्लियर हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड टोटली प्लस से माइनस की ओर लग रहा है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इसके अपोजिट लग रहा है। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अपोजिट हैं यहाँ, दोनों अपोजिट हैं यहाँ। इस बात को ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दोनों अपोजिट हैं। अच्छा, एक और कंसेप्ट मैं पूछूं आपको कि जहाँ वेक्टर की बात होती है तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के सिमिलर होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा? कैसे आप सोचते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन देखिए, F इक्वल टू QE। जिधर डायरेक्शन फोर्स का है वही डायरेक्शन फील्ड का होगा, यानी फोर्स एंड फील्ड बोथ इन सेम डायरेक्शन, बोथ इन सेम डायरेक्शन। इस कंसेप्ट को आप
दिमाग में बैठाइए, क्योंकि जब भी इंटरप्रेट आप करेंगे फैक्ट्स को तो आपको कंसेप्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। उस दौरान आपको ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया कंसेप्ट। चलिए अब आगे और आप बुक में पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। मैं अब आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल डिस्कस करता हूँ आपके साथ। ये छोटा न्यूमेरिकल जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि 3 माइक्रोकूलाम चार्ज केप्ट एट सर्टेन प्लेस इन एयर। एयर में रखा हुआ है कोई चार्ज, तो उसके चारों ओर 2 सेंटीमीटर पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम चार्ज। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से ध्यान से 3 माइक्रोकूलाम का चार्ज है, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्यू लिख दीजिए 3 माइक्रोकूलाम, इसको एसआई में बदल दीजिए। 3 इंटू 10⁻6, 1 माइक्रोकूलाम इक्वल टू कितना होता है 10⁻6 कूलाम। कूलाम एसआई यूनिट है। फिर 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कर दो तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻2 मीटर। एयर में है, एयर में है और एयर में नहीं है तो क्या कन्फ्यूजन होता है। एक्चुअली जब एयर में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फार्मूला लिखेंगे 1/4πε0 Q/r²। अगर एयर में नहीं है तब कैसे लिखेंगे फार्मूला, E = 1/4πε0 Q/r²। ध्यान दीजिए, नो एयर यानी एल्स देन एयर कहिए, नो एयर मत कहिए, एल्स देन एयर। एयर के अतिरिक्त अगर कोई मीडियम है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड E = 1/4πε0 Q/r²। यहाँ εr क्या है, इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम होता है रिलेटिव परमिटिविटी और इसका एक दूसरा नाम होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये हर मीडियम का अलग अलग होता है। जैसे मान लो मैं वाटर का बोलूँ तो वाटर के लिए ये 80 होता है, इसकी यूनिट नहीं होती। जैसे मैं माइका के लिए बोलूँ, माइका के लिए 6 होता है। तो ये सबके लिए अलग अलग होता है। तो इसलिए मैंने कहा कि जब एयर लिखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आप ये यूज़ करोगे। जब एयर के अलावा कोई मीडियम में चार्जर है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फार्मूला यूज़ करोगे। थोड़ा बुक में इसके बारे में आपको पढ़ना है, अभी हम चर्चा बाद में करेंगे, पहले इसको सॉल्व करें। तो 1/4πε0 की वैल्यू रख दो, क्यू की वैल्यू रख दो, फिर आर की वैल्यू रख दो, यहाँ से स्क्वायर कर दो और इसको सॉल्व कर दो। इजीली सॉल्व करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट ये आ गई, इसको आप यहाँ लिख दीजिए। अच्छा, मैं अब यहाँ थोड़ा सा एक चीज़ और आपको डिस्कस करूँ, थोड़ा पेशेंस रखिए। और जैसा मैंने कहा कि पैरेलल में आपको 2-3 चीज़ें करनी है, तब ये वीडियो आपकी यूज़फुल होंगे। आप जो बुक्स हैं जिनका नाम हमने बताया था पहले, रेफरेंस बुक्स, एनसीईआरटी है या आपके पास कोई एक रेफरेंस है, उस बुक को रखिए और एनसीईआरटी रखिए। आप सीबीएसई का जो सिलेबस है उसको भी डाउनलोड कर लीजिए, अपने सामने रखिए और इसके बाद आप जो है तो दोनों को सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू करिए। जो मेरे नोट्स हैं वो सीबीएसई के सिलेबस को पूरी तरह कवर करते हैं, इसलिए आप जब सीबीएसई के सिलेबस से उन टॉपिक्स को पढ़ना शुरू करेंगे, बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे। जो आपका चैप्टर 1 है लकली 12th में, दिस इज़ अ वेरी कंसेप्चुअल चैप्टर, बहुत ही कंसेप्ट वाला चैप्टर है। इसमें कहीं ऐसे लंबे डेरिवेशंस या विदाउट न्यूमेरिकल नॉलेज आप इस चैप्टर को समझ नहीं सकते, इसलिए आपको इसमें समझना बहुत ज़रूरी है। एक बार वेक्टर का कंसेप्ट फिर से पढ़ लीजिए, क्योंकि वेक्टर का यूज़ बार बार है इसमें। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लेकिन जो पढ़िए वो समझ के पढ़िए, ये मैं कहने का मतलब। और पैरेलल में पढ़ते चलिए। बहुत कम बच्चे जो है न्यूमेरिकल पूछते हैं, बहुत कम बच्चों के रिस्पांस आते हैं ग्रुप में कि वो कोई डाउट पूछना चाहते हैं या उनको नहीं समझ में आ रहा। अगर आपको ग्रुप में पूछने में समस्या जाती है या शर्म लगती है, हेजिटेशन होता है, कोई बात नहीं, आप मेरे पर्सनल नंबर पे वो क्वेश्चन भी डालिए, मैं उनको आंसर ग्रुप में डाल दूंगा या आपको वहीं उत्तर दे दूंगा, नो प्रॉब्लम। पर ग्रुप में डालने से क्वेश्चन अच्छा ये होगा कि बाकी बच्चे भी इंटरेक्ट कर सकते हैं उस चीज़ से, क्योंकि कई बच्चे भी जैसे तैयारी किए रहते हैं तो उसका आंसर जानते हैं, तो ये अच्छा है। और ग्रुप में आप जो है पॉजिटिव टाइम यूज़ करिए, कुछ नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव थॉट्स मत डालिए। खैर, अब मैं आपको एक दूसरे कंसेप्ट की और इलेक्ट्रिक फील्ड का ही एक कंसेप्ट है कि इसको आपको बताता हूँ। जैसे
अब मैं आपको एक जो कंसेप्ट है इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट यहाँ समझाता हूँ। इक्विलिब्रियम कब होगा? जैसे मान लो कि ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है। इस प्लस चार्ज और माइनस चार्ज में ये मान लो कि 4 कूलाम है, ये -4 कूलाम है। और कहता है कि कहाँ पर हम एक तीसरा चार्ज रखें, उस पी पॉइंट को कहाँ पर हम एक तीसरा चार्ज रखें। जैसे मान लो ये r डिस्टेंस है, तो यहाँ से भी नाम रखते हैं और ये x डिस्टेंस रख दें। किस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम होगा ये पूछ रहा है कि, तो मान लिया जाए कि लेट p इज़ अ पॉइंट, मान लेते हैं कि लेट p इज़ अ पॉइंट वेयर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। एक मैंने इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट आपको फोर्स का बताया था, आज मैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट बता रहा हूँ। तो पी पॉइंट पे इसको रखें, तो पी पॉइंट पे रखें, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी एट पी। पी पर ए के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड और बी के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बराबर होंगे, ये कहने का मतलब हुआ। तो ए के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q अपान एक्स स्क्वायर, यहाँ 1/4πε0 4/x², क्योंकि P से A का डिस्टेंस कितना है? x है। अब B पे जाओ, B पे जब हम जाएंगे तो B पे आपका 1/4πε0 Q अपान, ये कितना डिस्टेंस बचेगा? अगर A से B तक r है तो कितना बचेगा? r माइनस एक्स का स्क्वायर। तो 1/4πε0 4/r-x²। यहाँ मैं आपको कहूँगा कि यहाँ आपने जैसे 4 लिखा, यहाँ -4 क्यों नहीं लिखा बी के लिए? क्योंकि ये जो Q है दिस इज़ अ मैग्नीट्यूड। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फार्मूले में Q है दैट इज़ मैग्नीट्यूड, वी विल नॉट यूज साइन। साइन सिर्फ हम उसकी डायरेक्शन जानने के लिए करेंगे। जैसे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप E मान रहे हो तो बाहर की ओर, प्लस है तो बाहर, ये माइनस है तो इसको अंदर, ये माइनस साइन के कारण से इसका हम इलेक्ट्रिक फील्ड जान पाए कि अंदर लग रहा है, तो वहाँ पर यूज़ करें। अब हम इसको इक्वल कर दें, एट पी ए इक्वल टू ई बी, अब इनको रख दीजिए, कंडीशन आपको मिल जाएगी 1/4πε0 4/x², 1/4πε0 4/r-x का होल स्क्वायर, मोस्टली कैंसिल हो गया यहाँ। तो x² इक्वल टू r-x का होल स्क्वायर, r-x इक्वल टू x, तो r इक्वल टू 2x, x इक्वल टू r/2, यानी मिड में होगा, बीचों बीच होगा। ये बिल्कुल जितनी भी दूरी है उसके बीचों बीच है। हमने इसको एक जनरल प्रॉब्लम से लिया है, इसलिए आप इसको जब भी यूज़ करेंगे तो ये थॉट यूज़ करेंगे और इसको करके इस तरह के प्रॉब्लम लगाएंगे। हम उम्मीद करेंगे कि आप इसको पढ़ते रहें, 2-3 चीज़ें आप पढ़िए। और जो सॉल्व है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जैसे एनसीईआरटी में करीब 18 क्वेश्चन हैं इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड से, अब आप उनको आप सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक मैं आपको ये वर्क दे रहा हूँ, होम असाइनमेंट जिसको कहते हैं। तो मैं देखता हूँ कि होम असाइनमेंट यहीं लिख देता हूँ। होम असाइनमेंट आप देखिए, होम असाइनमेंट में आपको क्या क्या करना है। पहला करना है NCERT के सॉल्व्ड एग्जाम्पल। सॉल्व्ड एग्जाम्पल आप कहाँ तक कर पाएंगे? एग्जाम्पल 1.1 to 1.6 तक अब आप कर पाएंगे। और दूसरा NCERT के एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर आप 10 तक कर सकते हैं। यहाँ तक अब आप पढ़ लिए हैं, यहाँ तक के क्वेश्चंस कीजिए। लेकिन एक होमवर्क कॉपी बना लीजिए। होमवर्क कॉपी में डेली के जो वीडियो के हम बात करते हैं इनकी मदद से और बुक की मदद से दोनों को एक रेफरेंस, एक नोट्स बनाइए। नोट्स को आप डेली लिखिए, अपने से समझ के लिखिए और सॉल्व करिए। मैं आगे और भी वीडियो डालूँगा। और कल अब हम लोग जो है अगला वीडियो मेरा जो रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड
और टॉर्क पे रहेगा, यानी अब एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होगा और धीरे धीरे डेली आपको नए नए कंसेप्ट मिलेंगे। तो अब थोड़ी सी आपको जो फ्लो है वो मिलेगी और समझ में आएगा। लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं या जो बच्चे देर से आए ग्रुप में, वो भी इन सब चीज़ों को समझिए। और बेसिक कंसेप्ट अगर कहीं भी टर्मिनोलॉजी में या कहीं प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन आप हमारे ग्रुप में डालिए, हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, जैसे इस समय आपके 36 बच्चे हैं, 36 बच्चे शेयर करें, 36 बच्चे ग्रुप में आएँ। और जो 6 बच्चे जिनका अभी क्लियर नहीं है वो अपने विषय की तैयारी करें। हालांकि वो भी पढ़ सकते हैं, और क्योंकि अगर वो पास हो जाते हैं तो 12th में ही आ जाएंगे। जुलाई में जब भी उनका एग्ज़ाम होगा स्कूल खुलने के बाद, जून के बाद, तो एग्ज़ाम के बाद वो 12th में आएंगे, इसलिए उनको भी पढ़ना चाहिए। अपना 11th की वो सब्जेक्ट का पढ़ें, स्पेशली जिस सब्जेक्ट में है, और ये भी पढ़ें। तो मैं ये सलाह दूंगा। और थोड़ा सा फोकस रहिए, थोड़ा सा अपने काम के प्रति फोकस रहिए, और टाइम पर काम को ख़त्म करिए। टाइम पर अपना मैनेजमेंट सही रखिए। बोर होने से अच्छा है, इस समय घर में लगातार छुट्टियां हैं तो आप कुछ न कुछ करते रहिए। पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि पेरेंट्स देखेंगे कि आप पढ़ रहे हैं, वो बहुत खुश हो जाएंगे। थैंक यू। बेस्ट विशेस। आप अच्छे से पढ़िए।